दोस्तों, झारखंड के पारा शिक्षक के आकलन परीक्षा के कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे संपूर्ण नोट्स आपके व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, यह आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा लिया जाता है। ये वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के लिए है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण नहीं किया है। ये आवश्यक है। इस आकलन परीक्षा को पास करने के उपरांत आपको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आपके मानदेय में वृद्धि इस आकलन परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद ही मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने तो आइए बिना किसी देरी के हम आकलन परीक्षा के संपूर्ण आज के इस वीडियो में हम झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के एक विशेष टॉपिक को कवर करेंगे। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही क्या होगा? संज्ञा उसे कहते हैं जो नाम हो, चाहे व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम हो। क्रोध जो है ये संज्ञा होता है। बाकी जो शब्द हैं ये सब संज्ञा नहीं है। कोई विशेषण है तो कोई कुछ और, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू जो होता है ये एक वचन है, सिंगुलर है। इसका बहुवचन हो जाएगा जिसे प्लुरल कहते हैं, वो है आंसुओं। सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ गम बनेगा, यानी ये जो म हलंत है अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। संगम, सम जोड़ गम। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर नक्षत्र दिखा हुआ है, इसमें 3 गलत है, 1 सही है। नक्षत्र का जो सही वर्तनी होता है वह अक्षर से होता है। नक्षत्र, क का आवाज आता है फिर छ का आता है, जो क और छ मिलकर अक्षर बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। स्वागतम में जो प्रयुक्त संधि है वह यन संधि है। संधि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वागतम में जिस संधि का उपयोग हुआ है वह यन संधि है। अगला सवाल है, 6ठा नंबर, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? पाठ पुस्तक के अनुसार ये जो कहानी है हार की जीत, इसके कहानीकार है सुदर्शन। अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाला, यानी कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आकाश नहीं होता है? आकाश आसमान को कहते हैं, जिसे व्योम भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। लेकिन अंबक जो होता है यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अंबक का शाब्दिक अर्थ आँख होता है, जिससे हम लोग देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबक, जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है 8 नंबर, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व जोड़ अमित्र, यानी विश्वामित्र होता है। अगला सवाल है 9 नंबर, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द तलाशिए। यानी 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 का अर्थ एक दूसरे से मिलता है, चौथा जो है भिन्न अर्थ रखता है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, इस तीनों का अर्थ जो होता है वो बेटी के होता है, जबकि भार्या जो कहते हैं पत्नी को कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है बाकी तीनों से अलग है, भिन्न अर्थ रखता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाता है। अगर आप ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो यहाँ 3 शब्द दिया हुआ है। अभियोग में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। व्यायाम में याम शब्द में व्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रत्यय कोई नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उर्वर का विलोम शब्द है।
उर्वर का उल्टा क्या होता है? उर्वर का जो अर्थ होता है वो होता है उपजाऊ। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ऊसर। इसका अर्थ होता है बंजर। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 12 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है जिसमें 3 की वर्तनी गलत है, 1 की सही है। शारीरिक में तालाब सा होता है और पहला र में दीर्घ ई की मात्रा, दूसरा र में हर्ष ई की मात्रा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बहुत ही मशहूर कविता है तोड़ती पत्थर। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पत्थर की लकीर होना। दोस्तों ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अमिट होना। पत्थर की लकीर होना, मेरी बात पत्थर की लकीर है, यानी मेरी बात अमिट है, मैं जो बोलूं वो सदा सत्य है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। अगला सवाल है अक्षध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षध्वनि जो आती है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जो 2 अक्षर से मिलकर बनता हो। अक्षर असल में क और छ से मिलकर बनता है। क और छ जब मिलता है तो अक्षर बनता है। इसी तरह हम कुछ भी बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे तो क और छ का आवाज आएगा। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं अक्षर। अक्षर में अ क छ र, ऐसा लगता है कि हमने अ क छ र लिखा है, लेकिन लिखा जाता है अ अक्षर और र, यानी अक्षर जो है संयुक्त वर्ण है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है 17 नंबर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? दोस्तों कारक के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि पर जो होता है अधिकरण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान में पर, अधिकरण पर, यानी जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? सबसे पहले मैं बतलाऊंगा उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो होता है एक छोटा सा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बना देता है। बेइंसाफी में कौन ऐसा शब्द है जो मूल शब्द के पहले लगकर नया शब्द बनाया है? अगर आप गौर करेंगे तो ये इंसाफी में जब बे लगाते हैं तो बेइंसाफी बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बे उपसर्ग का प्रयोग बेइंसाफी में हुआ है। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? उपसर्ग के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अगला सवाल इसी से संबंधित है। रहित का अर्थ होता है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसको आप आपस में तोड़िए। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है योग। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है देश। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है अधिक। अत्यधिक में जो अति होता है उसके बाद अधिक होता है, यानी यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन सुरेश में अगर हम सु को हटा दें तो रेश एक निरर्थक शब्द है। कहने का अर्थ यह हुआ कि उपसर्ग रहित शब्द कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। अगला सवाल है 20 नंबर, डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द हो जाता है विमुख। सम्मुख का अर्थ होता है की दिशा में, जबकि विमुख का अर्थ होता है विपरीत दिशा में, यानी सम्मुख और विमुख एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हमारे देश की भाषा जो है वो हिंदी है, राजभाषा है। भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ यौगिक योग रूढ़ में मैंने पढ़ाया था कि योग रूढ़ ऐसे शब्द को कहते हैं जो पढ़ने में कुछ और हो लेकिन इसका मतलब कुछ और निकले। ठीक उसी प्रकार लंबोदर भी है। ये लंबोदर का अर्थ कुछ और होता है। जो गणपति गणेश को
अंकित करता है, यानी ये एक तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए यह योग रूढ़ हो जाएगा। अगला सवाल है, विशेष व्यक्ति स्थान वस्तुओं का नाम होता है। विशेष व्यक्ति स्थान वस्तुओं के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम कुछ और जान लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा समूह को बतलाता है, जैसे वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया। जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति को बतलाता है। गाय की एक जाति है, बैल की एक जाति है, भैंस की एक जाति है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा भाव को बतलाता है। मिठास हो गया, तीतापन हो गया, ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसे आदमी महसूस कर सकता है, छू नहीं सकता। अगला सवाल है 25 नंबर, ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा। इति का अर्थ होता है बीती, हास का अर्थ होता है कहानी, यानी बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटना कौन काल में घटित होती है? आप अंदाज़ा लगाइए। वर्तमान काल में वर्तमान घटनाएं घटित होती है, भविष्य काल में आने वाली घटनाएं घटित होती है, जिसे हम देखेंगे, देखा नहीं है। भूतकाल में गुजरी हुई घटनाएं घटित होती है, जो इतिहास से संबंधित है, यानी बीती हुई कहानी भूतकाल में घटित हुई है। इतिहास के पन्नों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आप गौर करेंगे वह भूतकाल की घटना होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26 नंबर है, जो केवल अपना काम निकालना चाहता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना काम निकालना चाहता है उसे मतलबी कहते हैं। जब तक उसका मतलब है तब तक आपको याद करेगा, अन्यथा आपको भी भूल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा यह अध्ययन सामग्री को आप एक सैंपल मान सकते हैं। हमारे कंप्लीट नोट्स में सिलेबस बेस्ड पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स संलग्न हैं, जिसे आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के कंप्लीट नोट्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।